प्रिय साथियों, नमस्कार। बिगनिंग कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम जो MPPSC 2021 नोटिफिकेशन है उसके प्रीलिम्स की जो 10th यूनिट है उस पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि हम इसको दो पार्ट में लेके चल रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमारा जो है हम यूनिट नंबर 135 जो मध्य प्रदेश का वेटेज है सर्वाधिक, उस पर हम कवर करेंगे। और दूसरे साइड से हम जो है क्या काम कर रहे हैं, जो हमारी यूनिट नंबर 10th है 9th है उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि हम जनवरी मंथ तक हमारी MP की जो प्रीलिम्स की जो 135 यूनिट है उसको कवर करें, अर्थात पूरे मध्य प्रदेश को कवर करें और यूनिट नंबर 10th को कवर करें। तो इस तरीके से जनवरी मंथ में हम 4 यूनिट को कवर करेंगे। अब हमारे लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चलिए साथियों, आज हम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। साथियों, इस पर हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, इसके किस उद्देश्यों को लेकर ये हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई ऐसी घोषणा हुई थी या कोई ऐसे सिद्धांत लागू किए गए थे, इसके कार्य क्या है, इसकी क्या कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पर पूछे गए प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले जो है, इससे पहले जो 2019 तक प्रीलिम्स होता था तो उसमें ये एक्ट के रूप में था, लेकिन अब हमको एक्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमको आयोग की संरचना, चूंकि अब काफ़ी व्यवस्थित सिलेबस कर दिया गया है। चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। इसका गठन कब हुआ? तो प्रिय साथियों, इसका सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसका जो गठन है ये कब हुआ है? 12 अक्टूबर 1993 को हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है। ये जो है मानव भवन, कहाँ पे? मानव भवन नई दिल्ली में है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें जो है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, ये प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। कौन होता है इसका अध्यक्ष? तो अभी इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। अभी जो संरचना है, अभी शायद अरुण कुमार जी, जस्टिस अरुण कुमार जी जो है, चूंकि LK दत्तू के स्थान पर अब अरुण कुमार जी आ गए हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा या फिर जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वहां पर हम चर्चा करें। देखिए, वर्तमान अध्यक्ष, ये आप लोगों का काम है कि आप बताओगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अभी जो है इसकी जो पृष्ठभूमि किस उद्देश्यों को लेकर गठित हुआ था, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि ये किस उद्देश्य को लेकर गठित हुआ था, तो ध्यान रखिए साथियों, जो मानव अधिकार हैं उन मानव अधिकारों की संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए यह आयोग का गठन किया गया था। अब भाई प्रश्न ये उठता है कि आखिर मानव अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, किसके लिए? जो हमारे मानव हैं, मानव अधिकारों को क्या? संरक्षण, संवर्धन व इनके विकास के लिए, ठीक है, ये गठित हुआ था। अब देखिए, अब हम आखिर मानवाधिकार क्या होते हैं, तो प्रश्न यहां पर उठता है 3 नंबर के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमको मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैं, और इन्हीं मानवाधिकारों के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं और समाज निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है,
हमको जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो ये सब जो हमारे मूल अधिकार है वो सभी मानव अधिकार है। अगर मूल अधिकार और मानवाधिकार में मैं बात करूं तो ये देखिए हमारे जो ह्यूमन राइट्स है ये ह्यूमन राइट्स है, और अगर मैं बात करूं तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये राइट्स हैं। अर्थात समस्त वे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, वही हमारे क्या है, हमारे मूल अधिकार है। मतलब यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसे जो हमको जन्म से प्राप्त होते हैं, दूसरा जब ये जन्म से प्राप्त होते हैं और जिनके कारण, ठीक है, व्यक्ति अपने क्या करता है, व्यक्ति अपने किसका, व्यक्तित्व का क्या करता है, विकास करता है और समाज में क्या करता है, गरिमापूर्ण जीवन। ठीक है, यही हमारे मानवाधिकार हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बोले तो जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है, समानता का अधिकार हो गया, मतदान का अधिकार हो गया, ये सब हमारे क्या है, मानवा अधिकार हैं। चलिए, तो इन उद्देश्यों को लेकर ये गठित हुआ था। साथियों, ये प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर जो है क्या हुआ था, 10 दिसंबर 1948 को एक मानवाधिकार से संबंधित एक सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ जो है संयुक्त राष्ट्र 10 दिसंबर को जो है एक ऐतिहासिक, जैसे मैं बता देता हूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा जो है ये किसके द्वारा, एक सार्वभौमिक मानवाधिकार से संबंधित क्या हुई थी, सार्वभौमिक घोषणा हुई थी। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है, ये सार्वभौमिक घोषणा जो है यूएन महासभा द्वारा, ठीक है, महासभा द्वारा कहाँ पर, पेरिस में, कहाँ पर, पेरिस में इसको स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, तो आप बताओगे 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 को। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि 10 दिसंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप बताओगे कि 10 दिसंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे क्या हुआ, अब भाई ये तो बन गया, लेकिन क्या हर जो हमारे राष्ट्र हैं क्या वो अपने यहाँ मानवाधिकारों का प्रॉपर उपयोग कर रहे हैं, क्या अपने यहाँ इसको प्रभावी बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। इन सब चीज़ों पर हम देखें तो उतना ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में पुनः क्या हुआ, पेरिस में यूएन महासभा द्वारा एक सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया, सिद्धांतों का समूह जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता। एक जो है यूएन महासभा द्वारा क्या किया गया, सिद्धांतों का समूह ये बनाया गया कि मानव अधिकार कैसे काम करेगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, हर जो राष्ट्र है वो अपने यहाँ इसको प्रभावी बनाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। तो इन सब चीज़ों पर क्या हुई, चर्चा हुई, इसको जो है 1991 में। और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, और अच्छा मैं एक चीज और यहाँ पर बता दूं, क्योंकि प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद जो है नियमों का समूह, इसमें कुल कितने,
30 आर्टिकल है। ये प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है यूएन महासभा द्वारा जो है सिद्धांतों के समूह के रूप में इसमें क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और इसमें ये कहा गया कि भाई सभी राष्ट्र अपने यहाँ क्या काम करेंगे, मानवाधिकार से संबंधित एक अधिनियम बनाएंगे और इसको प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक जो है उपाय करेंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या काम किया गया, भारत ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 जो है क्या कर दिया, पारित कर दिया। और इसी के साथ ही क्या 12 अक्टूबर 1900 जो है 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप जो है अपनी शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, ये प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेंस में भी 3 मार्कर में ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। चलिए आगे चलें हम। तो मैं 2 मिनट रिवाइज कर दूँ। मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। इसके अलावा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्र जी थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष, अब देखिए चूंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम जो पैटर्न है उसके हिसाब से हम इसके प्रथम नहीं, इसके सभी अभी तक जो भी आयोग बने हैं उनके जो अध्यक्ष बने हैं उन सभी को हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम मानवाधिकारों, उद्देश्य क्या था, मानवाधिकारों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, उनका विकास करना। और मानवाधिकार क्या होते हैं, तो बेअधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होते हैं और व्यक्ति जिसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, समाज में गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करता है, उसी को हम मानवाधिकार कहते हैं। फिर इसके अलावा जो है जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब हमारे मानवाधिकार है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है, 10 अक्टूबर 1948 को कब सार्वभौमिक घोषणा के रूप में, किसके द्वारा, यूएन महासभा द्वारा। कहाँ पर, पेरिस में। कुछ कितने आर्टिकल, 30 आर्टिकल। फिर इसको सार्वभौमिक, फिर इसके क्रियान्वयन हेतु अधिनियम कब आया, तो 1991 पेरिस जो है यूएन महासभा द्वारा ये जो है सिद्धांतों के समूह के रूप में स्वीकार किया गया। इसको प्रभावी बनाने हेतु सदस्य राष्ट्रों से ये कहा गया कि अपने यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अधिनियम के माध्यम से क्या करें, गठन करें। ठीक है, चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। अब भाई इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो मानव अधिकार परिषद है ना, मुझे ध्यान नहीं था इसलिए मानव अधिकार परिषद कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है इसलिए। तो ये कब गठित हुई थी, 2006 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है ना मानव अधिकार परिषद, ये 2006 में गठित हुई थी। एग्जैक्ट डेट में यदि बताऊं तो 15 मार्च 2006 को गठित हुई थी। किसके द्वारा, तो यूएन महासभा द्वारा। किसके, यूएन महासभा द्वारा क्या किया गया था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके माध्यम से। इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य क्या है, मानव जो अधिकार है, इन मानव अधिकारों का क्या करना, संरक्षण करना, ठीक है, संवर्धन करना, अन्वेषण करना, ठीक है, अन्वेषण करना। ठीक है, तो ये इसके जो है क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्य है और इसको प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक क्या करना, सुझाव देना। तो ये सब जो है क्या है, हमारी मानवाधिकार परिषद का जो है गठन का उद्देश्य था। आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई जो है अब इसकी संरचना कैसी होगी। ठीक है, तो देखिए
जब हम अब दूसरा आगे हम चलते हैं, संरचना कितनी कैसी होगी, तो जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसमें जो है 1+3+2+7, ठीक है, इतने मेंबर होते हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर कितना हो गया, 5 6 13 हो गए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा कौन होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है, सदस्य होते हैं। फिर इसमें और क्या होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं। और प्लस इसमें जो है आयोग के, जो प्रमुख राष्ट्रीय आयोग है, आयोग के सदस्य, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, सॉरी, जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय अभी हम चर्चा करते हैं, आयोग के अध्यक्ष, तो ये इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहली बात आती है कि अध्यक्ष आखिर कौन होगा, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी, योग्यता की। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, या फिर हम बात करें तो जो है सेवानिवृत्त है ना, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या फिर जरूरी नहीं है, देखिए मैं इसलिए इसको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, पहले सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही इसका अध्यक्ष होता था, लेकिन अब जो है रिटायर्ड के साथ साथ इसमें जो है ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड या सेवानिवृत्त जो है, सेवानिवृत्त क्या, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त कौन, चीफ जस्टिस या जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस हो सकता है या जस्टिस हो सकता है, वो इसका अध्यक्ष हो सकता है, ठीक है। अब ये चेंज हो गया है, आपको पता होगा। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि जो 3 सदस्य होंगे, ये इसमें ध्यान रखिएगा, 2 सदस्य ऐसे होंगे जिनको किसका ज्ञान हो, मानवाधिकार का ज्ञान हो, ठीक है। इसमें 2 मेंबर ऐसे होंगे जो मानवाधिकार के बारे में अच्छा क्या रखते हो, अनुभव रखते हो। और इसमें ध्यान रखिएगा प्लस 1 क्या होगी, महिला सदस्य, ये महिला सदस्य जो है अनिवार्य कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 2 न्यायिक सदस्य होंगे, ये 2 न्यायिक सदस्य जो होंगे ये कौन होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, जस्टिस होंगे, ठीक है, और या यहां पर ध्यान रखिए एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होगा और दूसरा जो है कौन होगा, जो द्वितीय सदस्य होगा वो, अब देखिए यहां पे सेवानिवृत्त भी हो सकता है और वर्तमान भी। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस कौन, सेवानिवृत्त या वर्तमान, ठीक है, कोई भी हो सकता है। ऐसे ही यहां पर जो होगा ये कौन होगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का कौन, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये कैसा होगा, सेवानिवृत्त होगा या वर्तमान कोई जस्टिस, या कोई जस्टिस भी हो सकता है ना, या कोई जस्टिस भी हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है, ठीक है, पदस्थ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर पूछे जाते कितने न्यायिक सदस्य, 2 न्यायिक सदस्य। योग्यता के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है या जो जस्टिस है, ठीक है, वो भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। सदस्य में 2 मानवाधिकार से संबंधित नॉलेज रखने वाले, एक महिला
इस तरीके से 3 हो गए। 2 न्यायिक सदस्य होंगे, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का हो सकते हैं दोनों, ठीक है। और इसके अलावा क्या होंगे, आयोग के सदस्य होंगे। अब मैं यदि विभिन्न आयोग की बात करूं यहां पर, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। सदस्य के रूप में मैं आपसे बता देता हूं, 2 न्यायिक सदस्य कौन से हो गए, 2 न्यायिक सदस्य हो गए या हाई कोर्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, ठीक है, रिटायर्ड अब सेवानिवृत्त, ठीक है। हाई कोर्ट का सीजे हो सकता है, लेकिन ये कैसे, सेवानिवृत्त, या जो है पदस्थ न्यायाधीश भी हो सकते हैं। चलिए, यहां पर विभिन्न आयोग में चाहे मैं ओबीसी की बात करूं, एसटी की बात करूं, एससी की बात करूं, अल्पसंख्यक की बात करूं, ठीक है, या बाल संरक्षण की बात करूं, बाल संरक्षण आयोग की बात करूं, महिला आयोग की बात करूं, तो ये विभिन्न आयोग के जो है प्रमुख इसके भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। ओबीसी आयोग हो गया, एसटी कमीशन हो गया, एससी कमीशन हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। तो इस तरीके से 6, और इसके अलावा जो विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त होते हैं, विकलांगों के लिए, ठीक है, ये विकलांगों के लिए। तो इस तरीके से 7 सदस्य ये होते हैं। पहले इसमें कम सदस्यों को शामिल किया जाता था, 4 ही आयोग के प्रमुख होते थे, अब इसमें जो है 7 हो गए। तो हम ये लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपडेट है इसमें सारी चीजें। चलिए, तो ये अब प्रश्न उठता है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो जब इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो जो विभिन्न आयोग के प्रमुख है वो स्वतः ही इसके सदस्य हो जाते हैं, इनको अलग से नियुक्त करने की जो है जरूरत नहीं होती। लेकिन जो अन्य सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, इनकी नियुक्ति जो है, सबसे पहले मैं अध्यक्ष की बात कर लूं और इन सदस्यों की, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी, एक चयन समिति होती है, ठीक है, कौन सी, एक चयन समिति होती है, उस चयन समिति की सिफारिश पर। अब इसमें जो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो इसमें किसकी सहमति जरूरी होती है, तो ध्यान रखिएगा, जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है या चीफ जस्टिस की जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इसके लिए जो है ध्यान रखिएगा, चयन समिति के माध्यम तो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे सलाह लेना भी जरूरी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। अब चयन समिति जो होती है, ध्यान रखिए, कौन करता है नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। ये जो चयन समिति है, यहाँ पर पिछले टाइम प्रश्न पूछा गया था, इस चयन समिति में ध्यान रखिएगा कौन कौन होता है, तो जो भारत का प्रधानमंत्री है ये अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, चयन समिति के। इसके अलावा हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा लोकसभा में जो क्या होता है, विपक्ष नेता होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कौन सा, जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ठीक है, इस चयन समिति में। इसके अलावा फिर आप देखोगे जो राज्यसभा है, राज्यसभा का उप सभापति, ध्यान रखिएगा, जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं वहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें सभापति भी दिया रहता है, क्योंकि सभापति ही भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष नहीं होता है, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। और इसके अलावा जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा का कौन सा, विपक्ष का नेता, ये जो है इतने लोग जो है इस चयन समिति में शामिल होते हैं, ठीक है, इस चयन समिति में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक चयन समिति होती है और इस चयन समिति के माध्यम से ही क्या काम किया जाता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब प्रश्न उठता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा,
इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष था, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 3 वर्ष या 70 वर्ष, है ना। तो इनका कार्यकाल, किसका? अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनका कार्यकाल इतना होता है। अभी क्या प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य? तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या हो सकते हैं? पुनर्नियुक्ति हो सकती है इनकी, ठीक है। पुनर्नियुक्ति के लिए क्या है? पात्र हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप देखोगे इसकी संरचना बनाई गई है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब मैं यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं कि इनको हटाना कैसे हटाया जाता है, किसके द्वारा? तो भाई इसको जो हटाया जाता है, ये किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। लेकिन इसको हटाने के लिए क्या काम किया जाता है? इसको हटाने के लिए क्या काम किया जाता है? पहले ये देखा जाता है कि भाई क्या इन्होंने कोई अपने पद का दुरुपयोग किया है, क्या ये कोई ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा कारण होना चाहिए, तभी हम इनको हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या होगा? हटाएंगे तो राष्ट्रपति, लेकिन इसकी जो जांच होगी, ये जांच जो है किसके द्वारा होगी? तो ये जो जांच होगी एक सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति होगी। वो जांच समिति सिफारिश करेगी, इनके कार्यों की समीक्षा करेगी कि क्या इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है या नियमानुसार काम नहीं किया है। तो उनके अनुरूप एक जांच समिति होगी, उसके माध्यम से जब इनको दोषी पाया जाएगा तो इनको राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर जो है हम इसकी संरचना देखते हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होते हैं, ठीक है। ये चयन समिति में कंफ्यूजन होते हैं, कार्यकाल को लेकर कंफ्यूजन होते हैं, पुनर्नियुक्ति, अब बिल्कुल पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है। प्रश्न ये पूछा जाता है क्या महिला अनिवार्य है? तो हाँ, बिल्कुल इसमें महिला सदस्य अनिवार्य है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। हम चलिए अब यहां पर प्रश्न उठता है कि इसके कार्य क्या है। तो जब हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला ही कार्य इसका है कि ये जो है मानव अधिकारों का प्रहरी है, ठीक है। क्या है भाई? प्रहरी है, संरक्षक है, ठीक है, ये इसका। फिर कहीं पे भी अगर क्या हो रहा है, मानव अधिकारों का क्या हो रहा है, मानवाधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उनकी क्या करना? जांच करना, ठीक है, जांच करना। फिर मानवाधिकार, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स है इनके जो है विकास के लिए, संवर्धन के लिए क्या करना? सुझाव देना सरकार को। क्या करना? सरकार को आवश्यक क्या करना? सुझाव देना, ठीक है, आवश्यक सुझाव देना। और सुझाव के माध्यम से ही क्या काम करते हैं, आपने देखा होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये रिपोर्ट किसको सौंपते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा क्या होना, चाहे हमारे, आप देखते होंगे आए दिन समाचार पत्रों में आते हैं कि भाई जो है आज मानवाधिकार की जो है टीम जेल में गई, वहाँ पे जांच की तो पाया गया कि जो जेल में जो कैदी थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। कैसे दुर्व्यवहार? जैसे अभी आपको पता होगा कि भाई जो है इतनी ठंड है और पता चला कि वहाँ पर कैदियों को जो है प्रॉपर जो है कपड़े
उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से उनको पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं करा पा रहा, किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो मानव अधिकार वहां पर जांच कर सकता है। और आपको पता होगा कि यही मानव अधिकार आयोग जो है अपने जो है मानवाधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। और ये रिपोर्ट क्या काम करता है, केंद्र में राष्ट्रपति को, राज्य में राज्यपाल को, मतलब केंद्र में क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से जो है सदन में रखवाया जाता है, केंद्र सरकार के माध्यम से, ठीक है, और यहाँ पर राज्य सरकार। तो इस तरीके से जो है फिर उनके विचारों पर समीक्षा होती है कि भाई क्या इन्होंने सिफारिश किया है। और चूंकि यहाँ पर कुछ इनकी सीमाएं हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जेलबंदी, लोक सेवकों, कई बार आप देखते होंगे कि जो हमारे लोक सेवक होते हैं, इन लोक सेवकों के द्वारा क्या होता है, लोक सेवकों के द्वारा जो है क्या होता है, मानवाधिकारों का हनन होता है। तो इनकी जांच करना भी जो है इनकी क्या है, जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, अब ये कई बार जो है एनजीओ का भी सहयोग लेता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि कुल मिलाकर इनका जो काम है ये क्या है, ह्यूमन राइट्स को संरक्षित करना, उनको प्रभावी बनाना, उनके समर्थन के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना, ठीक है। ये इनके कार्य थे। अब यहां पर कुछ चीजें आती है, तो यहां पर मैं रिपोर्ट बता देता हूं आपको कि ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये वार्षिक रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, ठीक है, केंद्र में केंद्र सरकार को और राज्य में राज्य सरकार को ये क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। चलिए, जिसको केंद्र सरकार संसद के समक्ष और राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाती है ना। तो मैं यहाँ पर संसद लिख देता हूँ और यहाँ पर विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल इसके समक्ष। अब जरा देखिए इसकी सीमाएं क्या है, यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण सीमा यही है कि ये 1 वर्ष के, ठीक है, 1 वर्ष से अधिक के मामले पर जांच नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अर्थात क्या है, अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन हुआ है और वो 1 वर्ष से अधिक पुराना मामला हो गया है, तो ये आयोग की सीमा से बाहर हो जाता है। ये इस सीमा में इसको बांध रखा है, अर्थात 1 वर्ष के अंदर ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर ये आयोग है और ये किसी राज्य उसमें क्या है करना चाहता है, जांच करना चाहता है, तो यहाँ पर या फिर हमारा जो है आप देखिए जैसे सशस्त्र बल है, अब ये सशस्त्र बल है कहीं पे है, उसकी जांच करना है तो इसको बांध दिया गया है दायरे में, ठीक है, दायरे में बांध दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और कुछ चीजें हैं इसकी महत्वपूर्ण, कुछ चीजें मुझे ध्यान नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे, ठीक है, ये सीमा है। दूसरा क्या है, राजनीतिक दुष्चक्र से प्रेरित है, अर्थात क्यों, क्योंकि आप देखिए इसकी जो चयन समिति में है वो सारे के सारे लोग कौन से हैं, राजनीतिक है। तो ये राजनीति से क्या है, प्रेरित है। और आपको पता होगा कि राजनीति से प्रेरित है और ये जो प्रमुख संस्थाएं ही ये सरकार की ही है और ये उन्हीं की जांच करता है, जैसे जेल हो गए, कोई बंदी गृह हो गए, कोई ऐसे सार्वजनिक उपक्रम हो गए जहां पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वहां पर, ठीक है, इसलिए जो है समय सीमा में इसको बांध रखा है, ठीक है। इसके अलावा ये केवल क्या है, इसकी जो सिफारिश है वो सिफारिश कैसी है, सलाहकारी है, और सलाहकारी है ना कि कैसी, बाध्यकारी। और जब आपको पता होगा कि जब इसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होगी तो सरकार इस पर आवश्यक जो है
पहल करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हालांकि सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करती है, चलिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगली चीजें क्या है, जांच के लिए विशेष दल नहीं है, विशेष तंत्र नहीं है। आप देखोगे कि वैसे ही मानवाधिकार में सदस्यों का अभाव होता है। ठीक है, तो जो है आप देखोगे जांच के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। इसको जो शक्तियां दी गई है, ध्यान रखिएगा, ये जो शक्तियां दी गई हैं, इनको शक्तियां दी गई है किसकी, सिविल न्यायालय की। ठीक है, सिविल न्यायालय की इनको शक्ति दी गई है। ये जो है किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल जो है किसी को अगर कहीं पे क्या हुआ, कुछ गलत हुआ, तो जो है ये मामले में ये कह सकते हैं कि भाई इनको आवश्यक आर्थिक दंड दिया जाए, पर ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। चलिए, तो इसकी जो भी सिफारिश होती है वो न्यायिक सिफारिश मानी जाती है सिविल न्यायालय के तहत। चलिए, अब इसका महत्व क्या है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा इसके कार्यों को। भाई जो ह्यूमन राइट्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए जो हमारे मानव अधिकार आयोग हैं, ठीक है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है इसका महत्व क्या है। तो अगर मैं इसके महत्व की बात करूं तो ये सबसे पहली बात ये है कि मानव के व्यक्तित्व के विकास में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कैसे निभा रहा है, क्योंकि आप जरा देखिए, यदि हम बात करें तो इसमें जो है जब ये मानव अधिकारों का संरक्षण, एग्जाम्पल के लिए किसी को अनावश्यक क्या कर लिया गया, जेल में कैद कर लिया गया, ठीक है, और उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, किसी का शोषण किया जा रहा है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए, और अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि भैया हमारे मानव अधिकारों को अगर प्रभावी रूप से क्या करना है, क्रियान्वयन करना है, तो उसमें हमको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को और अधिक सशक्त व प्रभावी बनाना होगा। ठीक है, आज आप देखिएगा कई ये बंदी गृह में जाते हैं, कई ये जो है जहाँ पे आप देखोगे जो उद्योग होते हैं जहाँ पे बाल अधिकारों का वो होता है, शोषण होता है, कहीं पे महिलाओं का शोषण होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये क्या काम करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मानव अधिकारों का प्रहरी है, रक्षक है। ठीक है, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं इसकी अधिकारिता, जैसे ये सब चीजें हो गई। अब इसमें हम देखते हैं इसके सुझाव। तो महत्व आप क्या काम करोगे, यहाँ पर कुछ केस स्टडी भी डाल सकते हो, जैसे समाचार पत्र में कहीं पे जो है समाचार पत्र में आता है कि अमुक जगह जो है मानवाधिकार की टीम गई, वहाँ पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, टीम ने जांच किया और दोषी पर कार्रवाई की, उनको मुक्त कराया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए, सुझाव क्या है भाई, इसकी जो है सबसे पहले तो पहला काम यही करना चाहिए कि जो चयन समिति है, इस चयन समिति में ना केवल राजनीतिक अबलिक क्या हो, न्यायिक प्लस सामाजिक, जिसको मैं एनजीओ बोलता हूं। ठीक है, ये ऐसे लोग इसमें शामिल होंगे तो ये और अधिक प्रभावी बन सकती है, पक्षपात की संभावना कम रहेगी। दूसरा यहाँ पर सुझाव क्या है कि इसको जो है इसके अधिकारिता में, ठीक है, क्या करना चाहिए, इसके अधिकारिता में क्या करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा इसको क्या है, जांच के साथ साथ इसकी जो समय सीमा है, ठीक है, जो 1 वर्ष की समय सीमा है, उस समय सीमा में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए, तो और आप देखोगे
की समिति में जो है सिफारिश, इसकी सिफारिश जो है, इसकी सिफारिश पर सरकार को क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो सिफारिश होती है सलाहकारी होती है, तो कई बार सरकार इसको इग्नोर कर देती है, उतना प्रभावी नहीं, इसको प्रभावी बनाना चाहिए, इसकी सिफारिश पर विशेष क्या करना चाहिए, जो है ध्यान देना चाहिए। इसको आवश्यक क्या होना चाहिए भाई, आवश्यक जांच दल या टीम जो है उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये जो है काफी प्रभावी अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे क्या, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जो हमारे प्रश्न थे उस पर। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1905 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मानव भवन नई दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, अभी वर्तमान कौन है? तो जस्टिस अरुण कुमार सिंह। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, करंट अफेयर्स में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। इसके अलावा आगे हम बात करें कि भाई इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993। पृष्ठभूमि कब, किस उद्देश्यों को लेकर? मानवाधिकारों के संरक्षण व विकास के उद्देश्यों को लेकर। फिर पृष्ठभूमि तो 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र। कुल कितने आर्टिकल? 30 आर्टिकल। किसके द्वारा? यूएन महासभा के द्वारा। ठीक है, यूएन परिषद का गठन कब, यूएन जो है हमारी मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? मार्च 2006 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, अन्वेषण के लिए, क्रियान्वयन के लिए। ठीक है, इसके अलावा फिर हम इसकी संरचना, इसकी और पृष्ठभूमि की बात करें तो 1991 का पेरिस सिद्धांत के अनुरूप, है ना, इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के रूप में तब्दील किया गया। किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत। अगला है इसकी संरचना, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जस्टिस। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें 3 सदस्य कौन से होते हैं? तो आप बताओगे कि भाई इसमें 1+3+2+7। तो ये 3 सदस्य कौन होते हैं? तो ये 3 सदस्य वो होते हैं जिनको मानवाधिकार का 2 सदस्य मानवाधिकार के आयोग के और 1 महिला होगी। 2 सदस्य कैसे होंगे? न्यायिक सदस्य होंगे, जो कि हम बता दिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में। 7 सदस्य आयोग के प्रमुख। ठीक है, इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जब हम नियुक्ति की बात करते हैं तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यक्ष की नियुक्ति किसके माध्यम से करता है? तो समिति, सिफारिश जो है, कौन सी? चयन समिति की सिफारिश पर, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? तो प्राइम मिनिस्टर अध्यक्ष होता है, लोकसभा स्पीकर, और इसके अलावा जो है विपक्ष का नेता, इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति, विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री, ये शामिल होते हैं। इसके अलावा इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष। क्या इनके पुनर्नियुक्ति हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे। तो ये काफी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिन पर हमको चर्चा करना था। अब इसके एमसीक्यूज हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। कल पुनः नया लेक्चर होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।